हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अवेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 का। उसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। तो इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। उसके सारे जो भी हमने कॉन्सेप्ट वीडियो पहले पढ़े हुए थे उन सबको एक ही वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। मतलब कि आपका वन शॉट रिवीजन होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, अगर हम नाम की बात करते हैं, अगर आप नाम के बारे में जाते हैं कि नाम क्या है, कैसा है, तो अगर आप देखें यहाँ पर, अगर मैं नाम पर जाऊं या नाम की चर्चा करें यहाँ पर, तो चैप्टर का नाम आपको दो तरीके से नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैसे दो तरीके से? एक तो आपको नाम मिला है यहाँ पर भारत लिखा हुआ है और फिर उसमें ऐसे कॉलन या डैश लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है आकार और स्थिति। तो टॉपिक के अंदर आपको खास तौर से आकार और स्थिति के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये सभी किस रिस्पेक्ट में बातें होंगी? ये सभी भारत की रिस्पेक्ट में बातें होंगी। मतलब आप भारत के आकार के बारे में बात करेंगे, भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे। आकार का मतलब छोटा बड़ा होने से, स्थिति का मतलब उसकी पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है ना, उसकी पोजीशन क्या है या उसकी लोकेशन क्या है, इन सब के बारे में। और ये जब लोकेशन पर आप बात करेंगे कि क्या लोकेशन है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हर एक चीज का अपने आप में महत्व होता है। रोड पर बने मकान का अपने आप में वैल्यू होती है, उसका अपना इंपॉर्टेंस होता है, और खेत में बने मकान का अपना इंपॉर्टेंस होता है। खेत में बने मकान पर आप दुकान नहीं चला सकते, जबकि आप रोड पर बने मकान में दुकान आसानी से खोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस होता है। ये स्थिति का मैं बता रहा हूं। अगर आप देखें, अगर किसी की दुकान बाजार में है तो उसका इंपॉर्टेंस ये है कि वो चल जाएगी आसानी से, और किसी की दुकान खेत में है जहां कोई बस्ती नहीं है, उसके चलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये किस कारण से है तो दुकान सेम चीज की, लेकिन लोकेशन के कारण फर्क पड़ जाता है, स्थिति के कारण फर्क पड़ जाता है। कई बार ये स्थिति हम पोजीशन में भी बात करते हैं। लोकेशन तो हमने देख ली, एक बार सेट हो गई। पोजीशन हमारी घटती बढ़ती रहती है कि भारत का दबदबा कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। हमारा लगातार बढ़ रहा है दबदबा। भारत अगर एंशिएंट में देखेंगे तो हमारा दबदबा था, उसके बाद अब बीच में मिडेवियल में देखें थोड़ा कम हुआ, अब धीरे धीरे लगातार दबदबा बढ़ रहा है। तो वो पोजीशन पर ही बात करेंगे। आकार के बारे में भी बात करनी है, साइज क्या है, कैसा है, दुनिया के साथ हम तुलना करके देखेंगे। तो ये हमारे चैप्टर का नाम होगा भारत, आकार और स्थिति। तो ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो अब देखेंगे, अब जब जैसे ही भारत, आकार और स्थिति आया तो इसमें नाम आ गया, आपको यहां पर मिल गया भारत नाम मिल जाता है। और भारत नाम जैसे ही मिलता है तो आपको इसमें देखना है कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। अब संस्कृति क्या होती है, ये बड़ा डाउट आ गया कि संस्कृति आप किसको कहेंगे। बोले यार सर ये समझ में नहीं आ रहा। आपने कई बार संस्कृति को लेकर कई बार ये सवाल या ऐसी चीजें सुनी होंगी। अगर मैं संस्कृति की बात करूं, अगर मैं संस्कृति की बात करता हूं तो आपने कई बार ऐसा कुछ सुना होगा कि वो पश्चिमी संस्कृति या पश्चिमी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। आपने अलग अलग कि ये भारतीय संस्कृति है ना, ऐसा आपने सुना होगा, है ना। वो पश्चिमी संस्कृति है, ऐसा आपने सुना होगा। अब भारतीय और पश्चिमी या मध्य पूर्व की या अमेरिकी संस्कृति का मतलब क्या है? तो भारतीय का मतलब है कि भारत की जो ज्योग्राफिकल एरिया है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी क्रियाविधि हो रही है, रहने खाने पीने उठने बैठने बोल चाल त्योहार मनाने एक दूसरे से मिलने, ये सभी चीजें भारत के कल्चर का हिस्सा होती हैं। इसमें किसी कोई पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं है। भारत के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर सभी धर्म आ जाएंगे। भारत के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर सभी धर्म आ जाएंगे। जो धर्म यहां पर हैं वो सभी भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो जाएंगे। मतलब संस्कृति क्या है? तो संस्कृति को आप छू नहीं सकते, संस्कृति को जिया जाता है। जैसे मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूं तो ये इंडियन कल्चर है। यही अगर मैं अंग्रेजी में बात कर रहा होता तो आपको सम्मान भी देना है तो भी यू कहता, और आपको अगर कुछ कहना भी है तब भी यू कहता, अगर कुछ अपशब्द भी कहना तब भी यू कहता। हमारे इंडियन कल्चर में आप देखें कि हम अगर सम्मान में बात करते हैं तो यू, और वैसे तू तड़ाक करना है तो भाषा खराब हो जाती है। समझ रहे हैं? तो ये क्या है? ये इंडियन कल्चर कहलाता है, ये भारतीय संस्कृति है। संस्कृति का मतलब समझ गए कि अब इसको कैसे, तो ये क्या है, धीरे धीरे रहते लोगों से संस्कृति बनती है। लोग जब उसमें रहते हैं तो संस्कृति डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, संस्कृति आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया। अलंकृत करने का मतलब, अलंकृत का मतलब है सजाना। क्या किया है? सजाया है। इसका मतलब होता है सजाना।
विविधताओं का मतलब होता है उसमें कई प्रकार की संस्कृतियां हैं। भारत में प्राकृतिक, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में आप देखें ठंडी वाला क्षेत्र में कल्चर अलग है, फिर आप हिमाचल में आ जाए पहाड़ी क्षेत्र, फिर आप पंजाब में आ जाए, इतना बड़ा लस्सी गिलास देते हैं वो, अपन तो इतना सा पीते, इतना बड़ा लस्सी गिलास, कभी जाओगे किसी के यहाँ पे मेहमान में, इतना बड़ा लस्सी गिलास देंगे हम, आपका पेट तो एक ही लस्सी में खेल हो जाएगा अपना। तो ये क्या है, कल्चर है वहां का, वो इतने बड़े गिलास में देंगे, है ना। अगर आप यही नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो आपको बैम्बू की चीजें देखने को मिलेंगी, ये कल्चर है। आप मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जाओगे तो आप यहाँ पर दाल बाटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे या कुछ और देखेंगे। आप गुजरात में जाएंगे तो ढोकला और सर पे पगड़ी बांधने का, राजस्थान में पगड़ी बांधने का, महाराष्ट्र में जाएंगे तो टोपी लगाने का, मराठी टोपी टाइप की जो रहती है, नेहरू कट टोपी, ये सब कल्चर कैसे हो जाते हैं। जैसे ही और साउथ में आते हैं तो वहां पर सफेद शर्ट और लुंगी पहनने का चलन है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब कुछ कल्चर का पार्ट होता है और ये हर एक चीज अलग अलग है, डिफरेंट है, इस कारण से विविधताएं कही गई हैं और सभी कल्चरल हैं, इस कारण से इनको सांस्कृतिक विविधता कहा जा रहा है। अगर आप देखें सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और एक शहर है भारत का पुराना वैशाली, जिसको भारत का पहला या विश्व का पहला गणराज्य भी कहा जाता है, पहला रिपब्लिक भी कहलाता है। संस्कृति क्या है ये देख लीजिए। संस्कृति लोगों की विशेषता, संस्कृति लोगों की विशेषताएं होती है, मतलब लोगों में क्या विशेषताएं हैं वो होती है जो मानव समूह द्वारा निर्मित जीवन जीने के तरीकों को दर्शाती हैं। हमें किस तरीके से जीना चाहिए, हमारा डेली लाइफ क्या होगा, कैसे हम रहेंगे, ये सारी चीजें संस्कृति के द्वारा बताई जाती हैं, दर्शाई जाती हैं। और ये संस्कृति कैसे ट्रांसफर होती है, हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर करते हैं। आने वाली पीढ़ी को हम सिखाते नहीं, बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा, ऐसे कर करके हम सिखाते हैं। संस्कृति मानव कलाकृतियों में प्रकट होती है और संगीत, साहित्य, जीवन शैली, भोजन, पेंटिंग, मूर्तिकला और फिल्म जैसी गतिविधियों में संस्कृति झलकती है। हर एक चीज में आप संस्कृति को देख सकते हैं, खाने पीने से लेकर मनोरंजन के सभी साधनों में संस्कृति आपको देखने को मिल सकती है। भारत जो एक देश है, दुनिया के महानतम देशों में से भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। दुनिया में कई सारी चीजों में योगदान भारत का बहुत ज्यादा रहा है, तो विश्व के इतिहास में इसका बहुत योगदान है। अगर आप मैथमेटिक्स में देखेंगे या कई ऐसी चीजों में देखेंगे तो भारत का बहुत योगदान है। ये आप इस कारण से भी समझ सकते हैं कि एक महासागर का नाम भी भारत के नाम पर पड़ा है, क्योंकि भारत को भी हिंद कहते हैं, इस कारण से भारत के दक्षिण में स्थित महासागर को हिंद महासागर कहते हैं। दक्षिण एशिया में भी भारत बहुत अच्छी स्थिति में है, भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। अगर आप देखें तो कुछ दशकों में, दशकों का मतलब होता है 10-10 साल की जो चीजें होती हैं, तो ऐसे 10-20 साल के अंदर भारत ने अपनी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है। बढ़ती जनसंख्या एक समस्या है और वर्तमान में हम नंबर 1 पॉपुलेशन वाला देश भी हो गए हैं। हमने चाइना को कंपीट कर दिया है, हम सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश वर्तमान में बन जाते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में आपको मिलेगा लोकेशन के बारे में बात करेंगे, आकार के बारे में बात करेंगे, भारत और विश्व के बारे में बात करेंगे, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। इन 4 टॉपिक पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात हम स्थिति के बारे में करेंगे। ये पूरे वर्ल्ड का नक्शा है, पूरे वर्ल्ड का, विश्व का मानचित्र है। इसमें आपको भारत की लोकेशन बतानी है कि भारत कहां पर स्थित है। जल्दी से बताइए कहां पर स्थित है। तो कई सारे सवाल आएंगे, कोई बोलेगा सर वो पीला पीला भारत है, कोई बोलेगा सर वो आपके बाएं तरफ भारत है, कोई बोलेगा सर आपके पीछे तरफ भारत है। ये तो सवाल नहीं हुए ना, मैं ऐसा हो गया तो मेरा दायां बायां बदल गया, मैं ऐसा हो गया तो मेरा दायां बायां बदल गया, मैं ऐसा हो गया तो मेरे पीछे बदल गया, मैं ऐसा हो गया तो मेरे पीछे बदल गया, आप आ गए। तो कुछ लोगों ने कहा होगा कि सर ये पीला है, अब ये पीला तो हमारे हाथ में है, हम तो इसको भी पीला कर सकते थे, हम तो इसको भी पीला कर सकते थे, किसी को भी पीला कर सकते हैं। तो लोकेशन कैसे बताएंगे, तो लोकेशन जो होती है वो आपकी एक जगह होती है, स्थिति होती है ना। स्थिति जो है वो एक स्थान से बनी है, मतलब जिस स्थान पर कोई चीज स्थित है वो उसकी स्थिति कहलाएगी। अब ये कैसे बताएंगे, तो इनको लोकेशन को बताने के लिए हम अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करेंगे। इनके माध्यम से हम क्या करेंगे, लोकेशन बताएंगे। अभी आप देख पा रहे हैं लोकेशन क्या है, तो आप कहेंगे भारत पृथ्वी पर स्थित है। भारत कहां स्थित है, पृथ्वी पर स्थित है, एशिया का हिस्सा है। अभी आपको बता दूंगा कि लोकेशन कैसे निकलेगी, कैसे निकालेंगे। देखिए अब यहां की अगर लोकेशन की बात करें तो कैसे बताएंगे। मान लीजिए कि मैं यहां रह रहा हूं, मैं यहां रह रहा हूं, है ना। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कि आपको कहीं कोई चीज बतानी है ना, मान लीजिए कि आपको आपका पता बताना है, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे पता बताने में, फलाने फलाने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे आ जाओ, इस अक्षांश देशांतर पर आ जाओ, मोबाइल से हम भेज देते हैं वहां आ जाओ, ऐसा थोड़ी। पता कैसे बताएंगे, लोकेशन कैसे। तो पता बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कुछ 4-5 स्टेप में। पहले हमने हाउस नंबर लिख दिया कि 8/5, फिर हमने लिख दिया गिरनार कॉम्प्लेक्स,
फिर गिरनार कॉम्प्लेक्स कहां पर है, तो हमने लिख दिया नियर पेट्रोल पंप या नियर बस स्टैंड। फिर हमने लिख दिया कि ये कहां है, कुछ भी लिख दिया अपन ने, जो भी पिन कोड डालना है। अब क्या होगा, कैसे ट्रेस करेगा लोकेशन वाला, मान लीजिए कोई बाहर से विदेश से आ रही है तो सबसे पहले वो ढूंढेगा इंडिया, इंडिया मतलब कहां है, एशिया में, तो उसने इंडिया ढूंढा। इंडिया में स्टेट तो एमपी, एमपी में शहर तो इंदौर, इंदौर में कहां जाना है, इंदौर में जाना है बस स्टैंड, बस स्टैंड में कहां जाना है, गिरनार कॉम्प्लेक्स, गिरनार कॉम्प्लेक्स में कहां जाना है, 8/5। तो आपकी लोकेशन क्या हो गई, ये इतनी सी लोकेशन बताने के लिए आपने इतनी लंबी कहानी लिखी, क्यों, सामने वाले को समझ में आ जाए। ऐसे ही भारत का पता आप कैसे बताएंगे, तो भारत का पता बताने के लिए जब आपको इंडिया के बारे में बताना होगा तो उसके बारे में भी तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन आप कैसे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे भारत के पता में कि पृथ्वी पर स्थित है, पृथ्वी पर बाएं तरफ नहीं, ये ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन हम इसको बताने के लिए कुछ और तरीकों का भी उपयोग करने वाले हैं। तो यहां पर कैसे बताएं हम, तो इसके लिए हमने दो चीजों का उपयोग कर लिया, एक तो हो गई अक्षांश और एक हो गई देशांतर। क्या कर लिया, एक हो गई अक्षांश और एक हो गई देशांतर। अक्षांश और देशांतर का प्रयोग हमने यहां पर कर लिया। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, जो लेटी हुई लाइन है, देशांतर मतलब खड़ी लाइन है, जिनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, वो लाइनें हो जाती हैं, इनका उपयोग हमने यहां पर करना स्टार्ट कर दिया। अब इनके उपयोग से क्या है, मान लीजिए कि मैंने एक 0 डिग्री लैटिट्यूड यहां पर डाली है, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या कर रही है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड कर रही है पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देती है। कैसे दो भागों में, एक ऊपर वाला इलाका इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो अब आपसे कोई पूछे कि भारत कहां पर स्थित है, तो आप बोलेंगे कि आपको ऊपर दिख रहा है, आप बोलेंगे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित। क्या बोलेंगे, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी में तो ये बहुत बड़ा इलाका आ गया, तो क्या है, तो फिर एक और देशांतर डाली, 0 डिग्री रेखा, एक और 0 डिग्री रेखा डाली। तो अब ये दो पार्ट में बट गया, इसको कहते हैं पूर्वी, इसको कहते हैं पूर्वी, और ये कहलाता है पश्चिमी। क्या कहलाता है, इसको कहते हैं पश्चिमी। तो अब आपसे कोई पूछेगा तो कहां है, तो आप बोलेंगे पूरब की तरफ है, उत्तर की तरफ है, मतलब ये वाली लोकेशन क्या हो गई, तो आप कह देंगे उत्तर पूर्व में। क्या कह देंगे, उत्तर पूर्व में है, ये आपने कहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पहुंची, लेकिन अंदाजा यहां पर आकर लगा सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमने क्या किया, अक्षांश और देशांतर का उपयोग करना स्टार्ट किया। अक्षांश और देशांतर क्या है, तो ये अक्षांश रेखाएं हैं जो ग्लोब पर पड़ी रहती हैं, आड़ी रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाओं के उपयोग की भी मैं बात करूंगा। अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है वो 181 आपको देखने को मिलेगी। 181 आप रेखाएं यहां पर देख पाएंगे। चलिए मैं बता देता हूं कैसे 181 की बात कर रहे हैं। ये सर्किल हमने बना दिया, और ये सर्किल बनाकर जब हमने 0 डिग्री यहां पर डाल दी, ये 0 डिग्री डल गई, तो इसने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे कैसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया और साउथ हेमिस्फीयर हो गया। अगर ऐसे ही और लाइनें डालेंगे तो कितनी और लाइनें डालेंगे, डालते 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 ऊपर तक कितनी लाइन आ जाती हैं, तो ऊपर तक 90 लाइन आ जाती हैं। और ऐसे ही अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर कितनी लाइन डालते हैं साउथ में, तो डालते डालते यहां पर लाइनों की संख्या हो जाती है, यहां पर भी 90 हो जाती है, यहां पर भी कितनी हो जाती है, 90 हो जाती है। अब ये वाले तो 0 डिग्री है, इसके अलावा 90 है, 90 है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हो जाती है 181। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, बोले सर ये इतनी लाइनें क्यों खींची हैं जबरदस्ती में, क्या काम था इन लाइनों का, तो इनका काम जो अगर हम बात करें तो इनका काम हमने क्या कर लिया, इन रेखाओं का काम हम कुछ तापक्रम, अक्षांश रेखाओं का काम, अक्षांश का जो महत्व है, अक्षांश का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड लाइंस है, वो हमने क्या कर लिया, इसका उपयोग हम किस में करने लगे, ताप क्षेत्र के विभाजन में। किस में करने लगे, ताप क्षेत्र के विभाजन में। क्यों करने लगे, क्योंकि मान लीजिए कि आपको आज के टाइम पर मैंने एक टिकट दे दिया कि सऊदी चले जाओ, या आज के टाइम पर मैंने टिकट दे दिया कि सहारा के रेगिस्तान आपको घूम कर आना है, और आपने खुशी खुशी लपक कर बोले फ्री का मिल रहा, फ्री का माल, बोले चलो पेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आपने ले लिया, चले गए। बोले फ्री का चंदन घिसमोरे नंदन ले लिया और चलते बने, आगे चले गए। लेकिन समस्या बच गई कि बैग में कपड़े कौन से ले जाएं। हमको लगा विदेश जा रहा है, ठंडी होगी, हमने भर ली जर्किन वर्किन, जबरदस्ती में ले गए वहां पर, और गर्मी वाले कपड़े कोई ले नहीं गए। अब वहां जाकर परेशान हो रहे, पानी वानी भी नहीं ले गए, डिहाइड्रेट करने के लिए अपने लिए कुछ नहीं ले गए।
वहां गए आप तो वहां पता चला यहां तो 40 डिग्री टेम्परेचर था, वहां तो 47-48 हो रहा है, अरे यार अब तो लंका लग गई। तो ऐसे अगर प्राचीन काल में कोई लोग आ रहे होंगे तो उनको भी तो जानकारी चाहिए, किस टाइम पर कहां जाना है कहां नहीं जाना, ये जानकारी चाहिए। और वो जानकारी कैसे मिलेगी? तापक्रम में बांटने पर। तो अगर मैं यहां पर कहूं, इसको अगर मैं इसको रफ नहीं करता हूं, चलिए अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि एक पृथ्वी अपन ने बना ली है और एक सूर्य अपन यहां पर बना लेते हैं, एक सूर्य अपन यहां पर बना लेते हैं, ये सूर्य बन गया अपना। ये हमारा सूर्य बन जाता है। अब सूर्य की किरणें निकल रही हैं और पृथ्वी का भी हमें कुछ योगदान देखना है। तो हमने देखा कि 0 डिग्री जो लाइन थी, हमने देखा ये 0 डिग्री जो लाइन थी, ये 0 डिग्री लाइन थी, है ना, इसको हमने क्या देखा, ये 0 डिग्री हुआ करती थी। और इसके अलावा अगर आप देखें, इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो सूर्य की किरणें आपको कहां तक सीधे सीधे पड़ते दिखेंगी? जहां पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ेगी सीधे, आपने लेंस जलाए, लेंस से कागज जलाए ना, फोकस, जहां पर फोकस ज्यादा होगा सूर्य की किरणों का वहां पर गर्मी ज्यादा होगी। तो हमने पाया कि ये फोकस कहां तक ज्यादा देखने को मिलेगा? 23.5 नॉर्थ में और 23.5 साउथ में, ये हमें देखने को मिला कि इस क्षेत्र में जो है वो फोकस ज्यादा हम यहां पर इस तरीके से कुछ देख पाए। तो इस कारण से हमने इस क्षेत्र को क्या नाम देने की कोशिश करी कि इस क्षेत्र को हमने नाम क्या दे दिया? अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र को अपन ने नाम दे दिया यहां पर इस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया? तो ये हो जाता है, इसको कहते हैं अपन गर्मी वाला क्षेत्र हो जाएगा, है ना। इसको क्या कहा जाएगा? उष्ण कटिबंध कहा जाएगा, है ना। क्या कहा जाएगा? उष्ण कटिबंध कहा जाएगा। क्या हो गया ये? उष्ण कटिबंध। क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर गर्मी पड़ रही है। अब सूर्य की किरणें आप देख रहे हैं कि तिरछी हो रही हैं, तो तिरछी हो रही हैं तो अब यहां पर क्या करने लगे? जब तिरछी हो रही है सूर्य की किरणें तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर तिरछी होने लगी है। वो कहां पर देखने को मिलती है? तो वो मिलती है 66.5 साउथ से और 66.5 नॉर्थ से। तो यहां के अगर आप तापमान की बात करते हैं, अगर यहां के तापमान की आप बात करते हैं, ये वाले की अगर मैं बात करूं, यहां पर ठंड क्या है? कम हो जाती है, गर्मी बहुत कम, मतलब ठंड बढ़ जाती है, गर्मी बहुत कम हो जाती है। तो इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। अब मान लीजिए कि गूगल नहीं है हमारे पास और तब भी हमें कहीं कोई देश में जाना है, तो आपको पता है कि गर्मी में इन पर मामला गर्म होगा। तो गर्मी के टाइम पर कोई ऐसे देश का टिकट दे रहा है जो मान लो नॉर्वे है, इंग्लैंड है, अरे खुद कुछ लाओ जल्दी दो, चले जाएंगे। ठंडी में दे रहा है तो नहीं जाएंगे भाई, हालत खराब है, ठंड बहुत पड़ेगी, माइनस में जाता है टेम्परेचर, वहां नहीं जाएंगे, ठंड में चले जाएंगे। यहां पर बोले तो वहां मोरक्को भेज दो हमको, केन्या घुमाते हैं हम ब्राजील घुमाते हैं, ऐसे देशों में भेज दो, हम यहां चले जाएंगे ताकि हमारी बॉडी एडजस्ट कर पाए। हालांकि पैसा ज्यादा हो तो फिर अपने आप को एडजस्ट कर लेते। तो ये बात समझ में आ गई कि अक्षांश रेखाओं का उपयोग क्या हो गया? अक्षांश का हो गया तापमान बांटने में। अब बात आई कि देशांतर जो रेखाएं हैं इसका काम क्या है? तो देशांतर रेखाओं का उपयोग किया गया है दो तरीके से कि एक डेट लाइन तैयार कर लेंगे और एक टाइम जोन तैयार कर लेंगे ना। देशांतर रेखाओं का क्या उपयोग किया गया है? एक तो डेट लाइन तैयार कर लेंगे और एक टाइम लाइन तैयार कर लेंगे। अगर बात करूं, है ना, अगर मैं आपको बताऊं कैसे तैयार करेंगे, तो देखिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और इस पर क्या किया अपन ने? इस पर अपन ने क्या कर दिया यहां पर कि कुछ लाइंस डालना स्टार्ट कर दी। ये डाली सबसे पहली लाइन, इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूर्व और पश्चिम। अब यहां से हम क्या है, लाइन डालते डायरेक्टली चालू होगा। यहां से हमने लाइन डालना डायरेक्टली चालू कर दिया, पोल से पोल की तरफ लाइन डालना स्टार्ट कर दिया। पोल से पोल की तरफ लाइन डालना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से कितनी लाइन डाली गई है? तो यहां से जो लाइन डाली गई है वो 180 डाली गई है और यहां से जो लाइन डाली गई है वो 180 डाली गई है। मतलब 0 कॉमन है और पीछे की 180 कॉमन है। जब हम ऐड करेंगे ऐसे डाली गई है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस यहां पर कितनी है? 360 देखने को मिलती है। तो जो 0 डिग्री लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसको कहते हैं GMT। क्या कहते हैं? GMT, ग्रीनविच टाइम कहलाता है, GMT कहते हैं। इसको ही रेफरेंस टाइम माना गया है। इससे जिनका टाइमलाइन इस तरफ है वो प्लस होगा और जिसका टाइमलाइन इस तरफ है उनका टाइम माइनस होगा। हम इस तरफ हैं उत्तर पूर्व में, इस कारण से भारत के टाइम में हम क्या ऐड करते हैं?
+5:30 GMT। अभी बताऊंगा कैसे करते हैं, +5:30 GMT करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो अब इनका क्या कर लिया, इनका टाइम मैं यूज कर लिया। अब दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर किस में यूज कर लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बना दिया, दोनों का कॉम्बिनेशन मान लीजिए कि बना दिया कि ये वाली लाइन भी डाल दी, अक्षांश और देशांतर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बना दिया तो किस में, तो दोनों को मिलाकर आप उपयोग किस में कर पाएंगे, दोनों को मिलाकर आप उपयोग कर पाएंगे लोकेशन को पता करने में। अब किसी को भी जाना है यहां पर तो आप खट से बता देंगे ये वाली लोकेशन पर आ जाओ, लोकेशन भेज दी, कौन सा इतने अक्षांश इतने देशांतर पर जो ट्रेस हो जाएगी वहां पर आपको जाना है। तो ये अब क्या हो गई, लोकेशन बताने में भी ये काम में आने लगी। क्लियर है बात यहां तक की। चलिए, तो अगर आप भारत को देखते हैं तो भारत की स्थिति पर बात कर रहे हैं। भारत एक विशाल देश है, बड़ा देश है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। अगर हम यहां पर कहना चाहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, किसमें, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका विस्तार, तो चूंकि अक्षांश और देशांतर से आपको लोकेशन बतानी है, तो अब भारत कहां, कोई ना कोई अक्षांश से कोई ना कोई देशांतर तक आएगा। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट लिखा है और 37 डिग्री 6 मिनट लिखा है। ऐसी क्या बात कर रहे हैं सर यहां पर, तो जो ये सेल बने हैं ना, इनके छोटे छोटे जो पार्ट किए गए हैं वो कितने किए गए हैं, 60 किए गए हैं। ऐसे ही जो इस तरीके के हैं इनके भी कितने पार्ट किए गए हैं, 60 किए गए हैं। 60 क्यों किए गए हैं, क्योंकि इनका उपयोग हम समय में करते हैं और समय की यूनिट 60 में चलती है, 60 सेकेंड 60 मिनट ऐसे ही चलती है, तो 60 कर लिया, ताकि इस पार्ट को हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जो मेजर पार्ट है इनको मिनट पढ़ते हैं, इनके अंदर भी 60 भाग कर दिया, उनको हम सेकंड में पढ़ते हैं। समझ में आई बात। तो क्या लिखेंगे, अक्षांश मतलब लेटी हुई लाइन है, मतलब इस प्रकार की लाइन, मतलब इस प्रकार की लाइन से हमारा कुछ स्टार्ट होगा और इस प्रकार तक कुछ जाएगा। यहां से कुछ लाइनें ऐसे ऐसे बढ़ती चली जा रही होंगी, इस प्रकार से कुछ चली जा रही होंगी, तो इनको क्या कहना है, अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा। तो हम क्या कह देंगे अक्षांशीय विस्तार के लिए, हम बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा अक्षांशीय विस्तार है। देशांतीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, क्योंकि हम पूर्व में हैं, ये यहां पर आप बता पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। कर्क रेखा अगर आप देख रहे होंगे तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है ये जा रही है तो भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये भारत का एक ऊपरी हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। और अगर यहां पर देखेंगे आप, ये 22 डिग्री के आसपास अगर आप आ जाएंगे, ये 22 डिग्री के आसपास आप आ जाएंगे, ये तो 20 हो गई, यहां पर 22 के आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे भारत लगातार सकरा होने लगा है। 22 डिग्री के बाद भारत जो है वो एकदम सकरा होने लगा है, नीचे की तरफ श्रिंक हो गया है, सिकुड़ गया है। भारत की मानक समय रेखा जो है, हमने बताया था कि मानक समय रेखा तो हमने कितनी मानी है, हमारी मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट है ना, 82 डिग्री 30 मिनट, जो पूर्व में इलाहाबाद की नैनी से निकलती है। ये अगर आप देख पा रहे हैं ये हमारी मानक समय रेखा है और हम मानक समय रेखा में स्टैंडर्ड टाइम जो है उससे 5.5 घंटे आगे हैं। अभी बताऊंगा कैसे आगे हैं, है ना। तो 5.5 घंटे हम आगे हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कैसे आगे हैं, यहां पर कैसे आगे हैं, अभी यहां पर हम देखने वाले हैं कैसे आगे हैं। देखिए अब यहां पर बात क्या, पृथ्वी कैसे घूमती है, तो पृथ्वी घूमती है कुछ इस तरीके से, ऐसे घूमना चालू होगी और सूरज है यहां पर, सन है यहां पर और इसकी किरणें बराबर पड़ रही हैं, इसकी किरणें पड़ रही हैं। जब पृथ्वी घूमेगी, जब पृथ्वी घूम रही होगी कुछ इस तरीके से, पृथ्वी घूमेगी, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, ये सूर्य पड़ रहा है सामने से, अब ये घूमेगी तो इस लाइन से मान लो कि 1 डिग्री ये है और 1 ये है, तो जब ये घूमेगी तो सूर्य की किरण तो बराबर पड़ रही है, सूर्य तो घूम नहीं रहा है, तो जब ये घूमेगी तो ये घूमकर इस लाइन से इस लाइन तक सूर्य को आने में समय लगेगा। तो पृथ्वी को हम क्या कहेंगे, इस डिग्री से इस डिग्री तक घूमने में समय लगेगा। तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो आप देखो पूरा दिन रात होने में कितना समय लगता है। अगर आप देखते हैं कि पृथ्वी कितना घूमती है अपने अक्ष पर, तो आप बोलेंगे सर पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री, कितने टाइम में घूमती है, तो आप बोलेंगे सर 24 घंटे में घूमती है। और हमने देखा भी है कि देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 है, इसी कारण 360 है।
तो आप 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगी, तो 24 घंटे में 360 का डिवाइड कर देंगे। अब 24 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, उसमें 60 का गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 काट देंगे, 6 36 कर देंगे, 6 चौको 24 कर देंगे, तो पता चलेगा कि 1 डिग्री चलने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लग जाता है। और हमारी जो मानक रेखा है वो अगर 0 डिग्री से देखें तो कितनी आगे है, 0 डिग्री से कितनी आगे है, 82.5 डिग्री आगे है। कितनी आगे है, 82.5 डिग्री आगे है। तो 0 डिग्री जो मानक समय रेखा है उससे हम कितना आगे है, 82.5 डिग्री आगे हैं, 82.5 डिग्री आगे हैं। 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लग रहा है, तो 82.5 डिग्री चलने में कितना लगेगा, गुणे 4, तो 330 मिनट यहां पर आ जाएगा ये। अब 330 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे 60 का भाग देकर, तो ये 5:30 आ जाएगा। तो किससे आगे हैं 5:30, ग्रीनविच टाइम से, जो ग्रीनविच का टाइम है वहां से आगे हैं, तो प्लस 5:30 GMT इस कारण से करते हैं। समझ में आई बात या नहीं? चलिए अब देखें, इसी कारण से हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखें, यहां और यहां में आपको अंतर लगभग 30 डिग्री का मिलेगा। इसी कारण से अगर यहां का सूर्योदय देखें और यहां का सूर्योदय देखें, गुजरात और अरुणाचल के सूर्योदय की बात करते हैं, तो यहां की तुलना करने पर लगभग 2 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे आकार की, साइज क्या है, आकार क्या है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जो पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। तो हमारा जो नंबर आता है, भारत का जो नंबर आता है, भारत 7वें नंबर का देश है, मतलब क्षेत्रफल में हमारा नंबर क्या है, हम 7वें नंबर के देश हैं। तो हमसे पहले 6 देश और कौन कौन से हैं, तो एक है रूस, फिर है कनाडा, फिर है USA, फिर है चीन, फिर है ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6 और हमारा नंबर क्या है, 7वां है, हम 7वें पर। लेकिन जनसंख्या में याद रखेंगे, पहला हो गया हमारा, हमने ब्लास्ट कर दिया है, नंबर 1 चाइना वाइना सबको पीछे करके हम नंबर 1 पर आ गए हैं। लेकिन क्षेत्रफल में क्या है हमारा, क्षेत्रफल में हम कुछ कर नहीं सकते, उसको हमारे हाथ में बढ़ाना होता, जैसे बच्चे पैदा करके बढ़ाना है, अभी तक हम नंबर 1 कर देते, जैसे हमने जनसंख्या में नंबर 1 किया, अगर वैसे ही करना होता तो हम नंबर 1 कर देते। लेकिन क्षेत्रफल में हम कौन से नंबर पर हैं, 7वें नंबर पर हैं, है ना। कौन से नंबर पर हैं, 7वें नंबर पर हैं। ये बाकी के 7 देश आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं, हमसे बड़ा कौन है, हमसे बड़ा एक रूस है, फिर चाइना है, रूस है, कनाडा है, USA है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत का नंबर आता है। 7 देश आप हमसे बड़े यहां पर देख सकते हैं कि जिनकी साइज जो है वो हमसे बड़ी है। भारत की अगर हम सीमाओं के बारे में बात करें, तो भारत की स्थल सीमा रेखा जो है वो बहुत बड़ी आपको देखने को मिलेगी। अब भारत का आधा हिस्सा जब आप देखते हैं, यहां से यहां वाला हिस्सा देखते हैं, तो ये तो आपको मिलता है कि यार सर यहां पर तो स्थल सीमा है, लेकिन भारत में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर जल सीमा देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिलेगी, यहां पर आपको जल सीमा भी देखने को मिलेगी। तो भारत एक ऐसा देश है जिसके पास स्थल सीमा भी है और जल सीमा भी है। स्थल सीमा की लंबाई आप देखेंगे तो 15,200 किलोमीटर है, और अगर आप तटीय सीमा की बात करते हैं तो तटीय सीमा हमारी 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि की, केवल अगर हम इसकी बात करें। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या है, द्वीपों को मिलाकर, है ना, द्वीपों को मिलाकर हमारी स्थल सीमा रेखा कितनी जाती है, 7,516 किलोमीटर। ठीक, अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं, 15,200 को जोड़ देते हैं 7,516.6 से, तो कुल कितनी हो जाएगी आपकी, तो कुल आ जाएगी आपकी 22,716.6 किलोमीटर। मतलब कुल सीमा रेखा कितनी हो जाएगी, तो 22,716 किलोमीटर आपको कुल सीमा रेखा यहां पर देखने को मिलेगी। ये बात क्लियर है यहां तक की? चलिए आगे चलिए देखो, तो अगर आप भारत की साइज की बात करते हैं तो मोटे तौर पर ये कैसा मिलता है आपको, त्रिभुजाकार मिलता है। कैसा मिलता है मोटे तौर पर, त्रिभुजाकार, मतलब इस तरीके का आपको साइज देखने को मिलता है। कैसे, अगर आप देखें यहां पर मैं ऐसी कुछ लाइन खींच दूं और अगर ऐसा कर दूं कुछ, तो आपको त्रिभुजाकार देखने को मिल रहा है। तो भारत क्या है, आपको मोटे तौर पर त्रिभुजाकार देखने को मिल रहा है कि भारत त्रिभुजाकार टाइप का है। 22 डिग्री अक्षांश के बाद यहां के बाद से भारत सकरा होना स्टार्ट हो जाता है, वो नैरो होना स्टार्ट हो जाता है, पतला होता गया। भारत का अंतिम छोर मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया। अंतरीप क्या कहलाता है, एक सकरा हो जाएगा क्षेत्र जहां से 2-3 जगह से पानी से घिरा होगा, और इस अंतरीप का नाम हमने क्या रखा है, तो इस अंतरीप का नाम जो है वो आप देखेंगे कन्याकुमारी रखा गया है। कौन सा अंतरीप की बात कर रहे हैं, यहां पर एक अंतरीप है, इसको कहा गया है कन्याकुमारी। क्या कहा गया है,
कन्याकुमारी। ये मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है। लेकिन अगर ओवरऑल अंतिम बिंदु की बात करेंगे तो यहां आएगा जिसको आप इंदिरा पॉइंट के नाम से जानेंगे। अगर पूरे भारत के अंतिम बिंदु की बात करेंगे तो फिर वो इंदिरा पॉइंट आएगा जो अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। अंतरीप क्या है तो आप देख लो, समुद्र की ओर मुख्य भूमि का भाग, निकला हुआ सकरा पतला भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिर जाता है उसको अंतरीप कहते हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का, जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये तीन ओर से समुद्र से घिर गए। यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाली खाड़ी है, यहाँ पाक जल संधि है, यहाँ पर मन्नारी खाड़ी है, गिर गया तीन जगह से। आप ये देख पा रहे हैं ये सब अंतरीप है, तीन जगह से घिर गए। ये सब क्या है? अंतरीप है, तीन जगह से घिर गए। सकरा भाग जब आएगा तो उसको क्या कहा जाता है? अंतरीप कहा जाता है। ये अंतरीप कहलाते हैं। अब भारत और विश्व पर बात करनी है, इंडिया एंड वर्ल्ड पर हमें देखना है कि भारत का वर्ल्ड के साथ संबंध आपको कैसा देखने को मिलता है। तो भारत को आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये भारत है और ये भारत के साथ पूरी दुनिया है। तो भारत अपनी प्रायद्वीपीय स्थिति के, प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर है। ये नीचे जो सागर भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं? हिंद महासागर कहते हैं। तो इसके टॉप पर है। तो उसने जल का उपयोग करके दुनिया भर के देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करके रखे हैं। पश्चिमी तट से उसने यूरोपीय देशों के, है ना, पश्चिमी तट से उसने क्या किया है? यूरोपीय देशों के साथ संबंध स्थापित करके रखे हैं। पश्चिमी तट से यूरोप के देश, दक्षिण पश्चिम एशिया, मतलब कहां कहां? अगर पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं हम, अगर पश्चिम तट की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहां पर कि पश्चिमी तट से उसने यूरोपीय देशों की तरफ ये निकल गए, ये अफ्रीका की तरफ आ गए, ये अमेरिका की तरफ आ गए, ये यहां पर आ गए। तो ये कनेक्शन उसने पश्चिमी तट से बना के रखे हैं। और पूर्वी तट से आप देखेंगे, पूर्वी तट से अगर आप देखते हैं, है ना, पूर्वी तट से अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि एशिया के देशों के साथ संबंध है और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध है। तो आप देखें यहां पर उसने एशिया के अलग अलग देशों के साथ संबंध बना के रखे हैं भारत ने, और ये ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध बना के रखे। मतलब अपनी स्थिति के कारण, लोकेशन के कारण उसने क्या किया है? आधी दुनिया से तो यहीं से संबंध स्थापित कर लिए। आधी दुनिया से संबंध वो अपने काम के दम पर स्थापित कर ले। किसी को मसाले चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, तो संबंध स्थापित हो जाएंगे। भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री जल मार्ग के द्वारा नहीं था, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला से, हिमालय से कई सारे दर्रे गए हैं जिनके माध्यम से हमने कई देशों के साथ कनेक्शन बनाए हैं। अगर आप देखें यहां पर तो ये हिमालय वाली बेल्ट आ जाती है, ये हिमालय वाली बेल्ट आ जाती है। तो अगर आप देखें यहां पर हम कैसे गए हैं तो हम यहां पर कुछ दर्रे हैं, है ना, यहां पर कुछ दर्रे हैं, यहां पर कुछ दर्रे हैं, कुछ दर्रे क्या कहलाते हैं? दो पहाड़ों के बीच में जो जगह आ जाती है, तो उनके माध्यम से भी हमने कई रास्ते निकाले हैं और कई दर्रे फेमस ट्रैक बनाते हैं, फेमस रास्ते उनके द्वारा बनाए जाते हैं। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ भी अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार आप देखें, एशियन पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के अलग अलग भागों में पहुंची है और दुनिया की अलग अलग भागों से कई सारी बातें, कई सारी चीजें भारत में भी आई हैं। मसाला, मलमल कपड़े, है ना, मसाला या मलमल के कपड़े या अन्य सामान भारत से निर्यात तो होता ही था। इसके विपरीत आप देखें भारत में क्या है? यूनानी स्थापत्य कला आ गई। तो भारत में आप देख पा रहे हैं यूनानी स्थापत्य कला आ गई। और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला यहां पर आ जाती है। आप उसमें खास तौर पर आप देख सकते हैं गुंबदों का प्रभाव, मंदिर मस्जिद सब जगह आपको गुंबद का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये पश्चिमी देशों से हमें ये सभ्यता या स्थापत्य देखने को मिला है। ये एक नक्शा है जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत के संबंध कैसे हैं दूसरी दुनिया के देशों के साथ। ये हमारा क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग बताए गए। डॉटेड लाइनें जो है वो बता रही हैं, आपके डॉटेड लाइनें आपकी बता रही हैं जल मार्ग के बारे में, और डार्क लाइन बता रही है एयरलाइन के बारे में। तो अब दुनिया भर के देश को देख सकते हैं कि लगभग हर देश भारत के साथ, हर संपन्न देश भारत के साथ कनेक्ट है किसी न किसी माध्यम से, चाहे तो वो जल माध्यम से कनेक्ट हो, चाहे तो वो हवा के माध्यम से कनेक्ट हो। अब हमें बात करनी है भारत के पड़ोसी देश या नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया के बारे में, कि क्या इनके पड़ोसी देश क्या हैं और कैसे संबंध उनके साथ हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे जो पड़ोसी देश होंगे वो दो प्रकार से पड़ोसी आप देख पाएंगे। कैसे दो प्रकार से पड़ोसी देख पाएंगे? देखिए, पड़ोसी कैसा होता है, मैं एक कॉलोनी बना के आपको दिखा रहा हूं कि पड़ोसी कैसा होगा। मान लीजिए कि एक कॉलोनी ये है ना, ये माना एक शहर मैंने मान लिया, ठीक है। अब इस शहर में से मैं एक रास्ता निकाल देता हूं, मैंने एक रोड भी निकाल दिया। मान लीजिए कि ये रोड निकल गया बीच के बीच का, है ना, ये रोड निकाल दिया, ये बीच की सड़क निकल गई, और कुछ छोटी छोटी सड़कें भी मैं निकाल देता हूं। यहां पर मान लो कि एक सड़क ये निकल गई,
ये पतली गली निकल गई, यहां से एक और पतली गली निकल गई, एक ये पतली गली ये निकल गई, एक ये पतली गली चली गई, और यहां भी आपस में गलियां होंगी, है ना, यहां भी आपस में गलियां होंगी, वो तो होंगी नहीं तो जाएंगे आएंगे कैसे। ये कॉलोनी कटी हुई है। अब देखो मैं घर बनाता हूं यहां पर कि घर कैसे है। मान लीजिए कि एक घर ये बना हुआ है, एक मिनट ना, एक घर ये बना है, इसके बगल में एक घर ये बना है, ये ऐसे कुछ मकान बने हुए हैं, रहते मकान ऐसे। अब इसमें पड़ोसी किस किस टाइप के हैं, तो एक मान लो एक का मकान यहां बना हुआ है, एक का ये, पड़ोसी किस किस टाइप के हैं, तो अब अपन बात करेंगे कि पड़ोसी कैसे। एक तो पड़ोसी हो गया ये वाला जिसकी दीवार बिल्कुल साथ में सट रही है, टच हो रही है, मतलब दीवार से दीवार जुड़ रही है। एक पड़ोसी अगल बगल वाला, मतलब एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। ये तो हो गए हमारे मकान से जिनकी सीमा टच होती है वो वाले पड़ोसी। एक होगा रोड के पार वाला पड़ोसी, कि इसके सामने वाला, ये भी क्या कहेगा, बोले हमारे मोहल्ले में ही है, थोड़ा सा दूर है, एक ये पड़ोसी। तो ऐसे ही हम दो प्रकार के पड़ोसियों की बात करेंगे भारत के बारे में। एक स्थल सीमा से पड़ोसी, स्थल सीमा से सटे हुए देश, और एक जल सीमा से सटे हुए देश। एक जल सीमा से सटे हुए देश, दो प्रकार के पड़ोसियों की हम बात करने वाले हैं, स्थल और जल। क्लियर बात, ये स्थल और जल की बात करने वाले हैं। तो उसके पहले एक और चीज देख लेंगे, एक सार्क के बारे में बताया गया है। सार्क को अगर आप देखें तो सार्क को कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें सदस्य देश जो है, इनकी शॉर्ट ट्रिक आप याद रखेंगे MBBSPINA, MBBS पीना से आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, M से आ जाएगा मालदीव, B से आ जाएगा भूटान, अगले से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, ए से अफगानिस्तान। ये देश हैं जो यहां फोटो में आप देख पा रहे हैं, सब क्या है आपके, ये सार्क देश हैं, एक सार्क ऑर्गेनाइजेशन है। कभी पूछ रहे इस कारण से इंफॉर्मेशन डालती। सीमाओं पर बात करते तो स्थल सीमा की अगर आप बात करते हैं तो स्थल सीमा जो है वो कितने देशों के साथ छू रही है, 7 देशों के साथ बाउंड्री टच करती है। कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। कौन कौन से, तो ये भारत है हमारा, तो यहां पर ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है ना, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये चाइना है और ये म्यांमार है। इन 7 देशों के साथ हम अपनी सीमा बनाते हैं। और श्रीलंका और मालदीव है ना, श्रीलंका और मालदीव जो है वो हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। सीधे हमारी बाउंड्री टच नहीं होती, लेकिन जल की सीमा जो है वो टच होती है। अब इन देशों को कैसे याद रखेंगे, कितने देश है, कैसे याद रखें, बोले सर ये तो समस्या वाली बात हमें हो सकती, कैसे कैसे याद रखें। तो एक ट्रिक याद रखेंगे, बचपन में MBA किया। क्या, बचपन में MBA किया। बचपन में बा का मतलब क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। चा का मतलब क्या हो जाएगा, चीन। पा का मतलब क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। ना का मतलब क्या हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, मां का कोई मतलब नहीं है यहां पर, और स्किया का कोई मतलब नहीं यहां पर। बाकी का बचा MBA, तो क्या हो जाएगा, म्यांमार। फिर क्या हो जाएगा, भूटान। फिर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। फिर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो ये आप यहां पर देख पाएंगे, हमारे पड़ोसी देश हो जाएंगे, इनको हम ऐसे याद कर लेंगे। बाकी श्रीलंका और मालदीव हमें याद रह जाएंगे। श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका मन्नार की खाड़ी है ना, कौन सी खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। इस पाक को कई सारी जगह ऐसा भी लिखा जाता है, दोनों सही बातें हैं, स्पेलिंग PAL के ही लिखते हैं, स्पेलिंग PAL के ही लिखते हैं, पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। धनुषकोटी से श्रीलंका की जो दूरी है वो मात्र आपको कितनी देखने को मिलेगी, 24 किलोमीटर। क्या है, तो ये वाली जो खाड़ी है इसको क्या कहते हैं, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, और ये जल संधि इसको कहते हैं
पाक जल संधि। ये क्या कहलाती है? पाक जल संधि। अब बात आती है कि ये जो जगह है इसको कहते हैं धनुषकोटी और ये जगह है तलाई मन्नार, है ना। ये जगह है तलाई मन्नार, ये है धनुषकोटी और ये है तलाई मन्नार। अगर यहां के बीच की दूरी की मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो ये दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर दूरी आप देख पाते हैं। कितनी दूरी मिलेगी? 24 किलोमीटर दूरी आप यहां पर इसकी देख पा रहे हैं। ये दूरी आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पर एक ब्रिज बना था जिसको क्या कहते हैं? एडम ब्रिज या आदम का ब्रिज, या उसी को क्या कहते हैं? आदम का पुल, या क्या कहते हैं हम उसी को? राम सेतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राम सेतु भी कहा जाता है। यहीं पर धनुषकोटी से तलाई मन्नार तक बना था 24 किलोमीटर की दूरी पर। अगला आप देखेंगे एक राज्य जाता है जम्मू एंड कश्मीर, थोड़ा सेंसिटिव है इस कारण से पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से सीधे सीमाएं लगती हैं। बाकी कई सारे और राज्यों पर थोड़ी दूर जाएंगे, तजाकिस्तान, ऐसे कई और देश मिल जाएंगे। सामरिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील है, अत्यंत संवेदनशील देश है, सामरिक प्रदेश है सामरिक दृष्टि से। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में जो है, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में आप देखेंगे तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार आपको मिलेगा उत्तर पूर्व में। मतलब क्या है? जम्मू एंड कश्मीर के उत्तर पूर्व में, मतलब यहां पर बात हो रही है, यहां पर मिलेगा आपको तिब्बत का पठार। और तिब्बत में ही आपको कैलाश पर्वत और मानसरोवर मिलेंगे। क्या? कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील आपको कहां मिलेगी? तिब्बत में ही देखने को मिलेगी। क्लियर? ये जम्मू एंड कश्मीर का आप मैप देख पा रहे हैं, तो यहां पर ये चाइना, वहां पर पाकिस्तान, और ये बाउंड्री आप देख पा रहे हैं ये अफगानिस्तान के साथ टच होती है। यहां पर आपको जो मिलता है वो मिलता है यहां पर तिब्बत का पठार, है ना। यहां पर तिब्बत का पठार, यह तिब्बत मिलेगा। यहीं पर तिब्बत में आपको कैलाश और मानसरोवर दोनों आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, दोनों आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब एक हमारा पड़ोसी देश है, इसको आप नेपाल के नाम से जानते हैं। भारत की उत्तर पूर्व का पड़ोसी है, हिमालय की गोद में बसा हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं कि भारत का उत्तर पूर्वी पड़ोसी है, हिमालय की गोद में एकदम बसा हुआ है। ये आप देख पाए, ये हमारा नेपाल है। भारत और नेपाल सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत करीब है एक दूसरे के। प्राचीन काल से ही भारत और नेपाल के संबंध अच्छे देखने को मिले हैं, कि संबंध अच्छे थे। फिर भूटान है नेपाल के और पूर्व में। अगर आप देखें नेपाल के और पूर्व में देश मिलेगा भूटान। भारत भूटान का समझौता हुआ था, इसमें भूटान के विकास की जिम्मेदारी किसने ली है? भारत ने ली है, कि पूरी जिम्मेदारी भारत की रहेगी। ये भूटान है, यहां की पूरी जिम्मेदारी भारत ने ली है कि भारत यहां की जिम्मेदारी निभाएगा। कुछ लाइंस और हमें देखनी है, जैसे मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन आप देखें अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन की सीमा का निर्धारण करती है। कहां पर? यहां पर भारत चीन सीमा में मैकमोहन लाइन जो है वो निर्धारण करती है किसकी? भारत चीन सीमा का निर्धारण करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो भारत, चीन और म्यांमार तीनों एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तीनों की सीमाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं। आप देखें कई सारे मार्ग जो हैं, है ना, कई सारे मार्ग यहां पर आप देखें, कई सारे मार्ग दर्रों से होकर निकलते हैं। जैसे एक पर्वतीय दर्रा आप एक कश्मीर से देख सकते हैं, दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा मार्ग आप कश्मीर लेह मार्ग, तीसरा मार्ग आप देख सकते हैं सिक्किम के दर्रे से होकर। कई सारे मार्ग ऐसे मिलेंगे, ये दर्रे हैं यहां पर जिनके माध्यम से हम गुजर जाते हैं, रास्ताएं हमारी निकल जाती हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था, तो इनसे विभाजन के दौरान एक लाइन बनी थी, इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। बांग्लादेश को आप देखेंगे तो पूर्व में स्थित पड़ोसी है और पाकिस्तान को देखेंगे तो पश्चिम में स्थित भारत का पड़ोसी है। दोनों का विभाजन शुरुआत में हुआ था रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। वर्तमान में यह लाइन भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने वाली लाइन हो जाती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है, ये बनाई गई थी, इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। ये हमारे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन था जो हमने अभी यहां पर कंप्लीट कर लिया है। मैग्नेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। हमारे बहुत सारे कोर्स हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं, जिनके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। कहां मिलेंगे? ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, 100% फ्री। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, है ना, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस के चैनल, मैग्नेट बेंस के हिंदी चैनल, मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करेंगे। धन्यवाद।